बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। 4 माह में नून लीग के MQM से ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे और 10 जनवरी से पहले और बहुत कुछ होने वाला है। मार्च से पहले ऑपोजिशन पर झाड़ू फिर जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे हुकूमती वुज़रा कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन पार्टीज बिखर रही हैं। आप बैक बेंच में देखेंगे ये पार्टी बिल्कुल बिखर गई है और आप देखेंगे आगे आगे जो सिचुएशन चलेगी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बड़े थोड़े लोग रह जाएंगे, नया ग्रुप मर्ज होगा। नून लीग की आगे फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और इस पार्टी के इतने टुकड़े होने हैं अगले 3-4 महीने में कि इसको गिनना भी MQM की तरह मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक कौमी असेंबली में बनेगा या पंजाब असेंबली में? दोनों में बनेगा सर। हम इसको 10 जनवरी से पहले आप देखेंगे बहुत कुछ होने वाला है और 10 जनवरी के बाद भी बहुत कुछ होने वाला है और 3 से 4 महीने में पार्टियों के टुकड़े होने वाले हैं। मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगा। 2019 इंशाल्लाह इमरान खान की कामयाबी का साल होगा। ये खतरात टल जाएंगे। मार्च से पहले इनका झाड़ू फिर जाएगा। सवाल यह है कि तारीखें कहां से आ रही हैं, ये डेडलाइंस कौन दे रहा है। एक डेडलाइन पिछले दिनों आसिफ जरदारी साहब ने भी दी थी कि कबल वक्त इंतखाबात करवा कर पीपल्स पार्टी को हुकूमत दिलाएंगे। इशारा मिला है अर्ली इलेक्शन का। इनसे जान छुड़ा के फिर दोबारा मुल्क को बनाएंगे। इंशाल्लाह जल्दी इनसे जान छुड़ाएंगे। हम इन सबको जल्दी घर भेज के अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। लगता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है जिसका इल्म शायद ऑपोजिशन और हुकूमत को है, लेकिन वो अवाम को खुलकर नहीं बता रहे। शायद यही वजह है कि कल नवाज शरीफ साहब ने भी अपने पार्टी इजलास में नई हिकमत अमली मुरतब की है और 30 दिसंबर से अपने रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम जोरों शोर से शुरू करने की हिदायत कर दी है। साथ ही जनाब आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का भी इंदिया दिया है। इस हफ्ते कोई मुलाकात मियां साहब से आपकी? सर आप करवा लें, कह दें जो आप हुक्म करें। क्या नया साल मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी के लिए जेल का पैगाम लाएगा या आज़ादी का? दोनों अपोजिशन जमातों की कुर्बत भी इसी मखमसे की तरफ इशारा कर रही है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार होते हैं तो क्या मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो अपनी अपनी जमातों की बागडोर संभाल लेंगे? शेख रशीद साहब के मुताबिक मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज के लिए NRO मांग रहे हैं, जबकि आसिफ जरदारी साहब का बिलावल के लिए NRO लेने का कोई इरादा नहीं। नवाज शरीफ साहब एक NRO ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए, लेकिन आसिफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को NRO मिले। सवालात बहुत से हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से राना सलाउल्लाह साहब, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए। पलवशा खान साहिबा डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। और हुकूमत का दिफा करने के लिए उस्मान डार साहब मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी हैं बराए अमूर नौजवानान। अगर मैंने ये ठीक बोल दिया है तो डार साहब आप खुश हो जाइए, अगर गलत बोला है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल हुकूमत की नुमाइंदगी डार साहब ही करेंगे। लेकिन मैं राना साहब आपसे बात का आगाज करूंगा। वो आपकी पार्टी सर फर्क हो रही है, फिर वो इन्होंने कह दिया, इनकी जमात ने, शेख रशीद साहब ने कह दिया झाड़ू फिर गया, MQM से ज्यादा टुकड़े हो गए। राना साहब को फिक्र करें सर, फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में भी और नेशनल असेंबली में भी, कोई आप खाली स्ट्रेटजी बना रहे हैं राना साहब? वैसे मुनीब साहब, मैं आपका बड़ा कायल हूँ और आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं और बड़े सीरियस इश्यूज़ को उठाते हैं जी और उनके ऊपर बड़ी भरपूर, बड़ी मौसर जो है वो डिस्कशन होती है। लेकिन आज आपने बड़ा मायूस किया है मुझे तो। अच्छा जी, यानी आपने इनको सीरियस ले लिया राना साहब जिनकी आपने बात की है वो खुदा का खौफ करें। MNA है, को मिनिस्टर है, शेख रशीद की मैं इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या क्या आपको याद कराऊँ? आपको सारा याद है सर, आप बोले। और फैसल वाडा साहब वैसे ही जो है वो दरवेश आदमी है। उनको पिछले जो है वो कल हामिद मीर साहब ने एक ऐसी बात कर दी कि उस बात के ऊपर जो है वो प्रोग्राम के आखिर तक जो है वो फिर जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। तो नहीं, वो ट्रैप आपने किया था, सीरियस ना लें। आपने ट्रैप नहीं, मैंने ट्रैप नहीं किया था उनको।
तो बात ये है कि इनको आप बिल्कुल सीरियस ना लें, अलबत्ता अगर आप इसका कोई चेज़ा लेना चाहते हैं अच्छा तो लॉक कर दें, 10 जनवरी को भी लॉक कर दें, अच्छा और मार्च को भी कर दें। ठीक है। और उसके बाद फिर भी मैं मशवरा यही दूंगा कि इन्हें ही बुलाइएगा। अच्छा और मेरे साथ फैसल वाडा साहब तो शायद बैठ जाएंगे, लेकिन ये पिंडी वाला आदमी जो है ये मेरे साथ बैठेगा नहीं। हाँ नहीं वो तो इनको पूछें फिर बैठ के भी, हाँ भाई बताएं कि आप जो है वो इस किस्म की आप जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। ये वो लोग हैं कि जो हुकूमत को चलने नहीं देना चाहते, यानी अपनी हमाकत की वजह से, अपनी कज फहमी की वजह से। वरना जो अपोजिशन है इस वक्त, अपोजिशन का दोनों बड़ी जमातों का जो मैं करीब से समझ सका हूँ या जान सका हूँ, उनका अभी तक आज के दिन तक भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि इस मुल्क को जो है वो इतनी जल्दी। उसकी वजह ये है कि दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि दोबारा इलेक्शन हो, मिड टर्म इलेक्शन हो, और दूसरा रास्ता है कि कोई गैर आइनी जो है वो कदम उठाया जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता PMLN बट राना साहब जो हालात हैं, अगर PMLN जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे जो गैर आइनी इकदाम की तरफ जो है वो देखिए मियां नवाज शरीफ साहब के रेफरेंसेस का फैसला 4 माह बाद जो है 4 माह बाद इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। सर देखिए नवाज शरीफ साहब के रेफरेंसेस का फैसला 24 को आ जाएगा, जो पेंडिंग है मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला आना है उसमें कौन सी को बड़ी बात। अच्छा क्या फैसला आएगा सर, क्या आना है, आपको क्या पता है? देखें हमें इंसाफ की बहुत कम तवक्को है। अच्छा यानी कि आपके नजदीक मियां नवाज शरीफ साहब नाउमीदी जो है वो, नाउमीदी जो है वो क्योंकि गुनाह है, नाउमीदी जो है वो नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला इस बात से मना करता है, लेकिन हमें इंसाफ की कोई ऐसा जो है वो तवक्को नहीं है। और मियां नवाज शरीफ पूरी तरह से इन हालात को फेस करने के लिए तैयार हैं। और जो मेरी कल थोड़ी सी मुलाकात या गुफ्तगू हुई है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से, वो भी बिल्कुल जो है ना पूरे कद से खड़े हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने ये जो है ना आजमाइश करनी है तो बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूँ, अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो करे। अच्छा तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा नहीं वो बड़ी फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं जरा पलवशा लीडरशिप साहबा के पास जेल जाऊंगा। जाने से कभी नुकसान नहीं हुआ। पलवशा साहबा बात यह है, राणा साहब ने तो कहा, मैंने उन्हें मायूस किया, अब क्या करिए, अब ये कैबिनेट के मेंबर्स हैं, मगर इनकी बातों को भी हम सीरियस नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे। सियासत के ऊपर यानी कि हुकूमत की जो है वो तो PTI की है और उसके इत्तेहादियों की है, अब सीरियसली तो हमें लेना पड़ेगा। लेकिन आसिफ जरदारी साहब के हवाले से जो जरा ये बता रहे हैं कि जो GIT की फाइंडिंग्स है वो बड़ी डैमनिंग इंडाइटमेंट हो सकती है पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए। शेख रशीद साहब के बयान को अगर सिर्फ फेस वैल्यू पे लिया, वो तो पहले ही कहते रहे फारग होने वाले हैं, आसिफ जरदारी साहब भी जेल जाने वाले हैं, ऐसी सूरत हाल के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है? क्योंकि राणा साहब की जमात के अंदर तो बाकायदा तौर पर यह बात मुशावरत हुई है कि किसी तरह के हालात हो सकते हैं। राणा साहब ने भी कह भी दिया उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं। आपकी जमात भी यही समझती है कि GIT से इंसाफ की तवक्को नहीं, गो कि GIT सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई थी? देखिए बात असल ये है कि आप उस्मान डार साहब कुछ कहें तो उनकी बात तो हम सुन भी सकेंगे और सीरियस भी लेंगे, लेकिन जिस शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं वो आपको याद होगा जब धरने के दिन थे तो कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, फिर आज वो कह रहे हैं उन पर कोई अल्लाह की इनायत है जिसकी वजह से उन पर कोई इशारे होते हैं, तो वो उससे उस लिहाज से वो कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है वही साहब हैं जो पहले ख़त में नहीं वो हो सकती है ना, लेकिन वो जिस किस्म की वो कहते हैं कि उन पर कोई वो इल्हामी कैफियत है, तो ऐसी इल्हामी कैफियत जो है उन पे पहले भी थी और वो अपने आप को ख़त्म नबूवत का मुजाहिद कहते थे, मगर जब लोग यहाँ जमा थे इसी इशू पर तो वो ऐसे गायब हुए थे जैसे एक जानवर के सर से सींग गायब होते हैं। लिहाजा उनकी बातों को आप इतना सीरियस ना लें और उनकी बातें इसी किस्म की जो है वो कॉमेडी शो के लिए ठीक होती हैं। नहीं लेकिन आपने कुछ बातें हकाइक भी है ना, एग्जैक्टली मैं वही जानना चाह रहा था, कुछ हकाइक भी है, कुछ बातें सामने भी आ रही है। देखिए आप किन हकाइक की बात कर रहे हैं, जहाँ तक अभी मैं जरदारी हाउस से आ रही हूँ, हमारी इंटरनल पार्टी मीटिंग थी और मैं आप उन बातों को भी छोड़ दें, आप खुद देख लीजिए कि जो कॉन्फिडेंस आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीरों में है,
जो उनकी बातों में है उससे क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ना सिर्फ वो अपने हालात फेस करने को तैयार हैं और जो कुछ उन्हें पेश करना पड़ेगा अपने दिफा में उसके लिए तैयार हैं, वो भी उनके पास है, बल्कि बाकी चोर रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं और किस किस के घर जाते हैं वो मवाद भी उनके पास है। लिहाजा वो बिल्कुल तैयार हैं, अगर किसी में जुर्रत है तो आके उन पे हाथ डाले। और वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं, पूरे सिंध का दौरा कर रहे हैं, आज यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, उन्होंने आज असेंबली का सेशन उन्होंने वहाँ गए हैं, लिहाजा वो कोई छुपे हुए नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर इस मुल्क को किसी वन पार्टी सिस्टम या किसी डोमिनेंट पार्टी सिस्टम की तरफ धकेला जा रहा है और उसका तरीका ये बनाया गया है कि हर मुखालिफत में उठने वाली आवाज़ को और हर मुखालिफ को पकड़ के अंदर कर दो, तो ये इतनी आसानी से कोई होने नहीं देगा जितना सोचा जा रहा था। और उस किस्म के सिस्टम्स जो दुनिया में कामयाब हुए हैं उसके लिए कौन शख्सियात उनको कामयाब करती रही हैं, जैसे फिडेल कास्ट्रो, फौलादी आहनी शख्सियत के मालिक लोग, जैसे माओ जेडोंग, इस किस्म के लोग जो हैं वो फिर भी ऐसे मामला चलाते हैं। लेनिन, यहाँ ना कोई लेनिन है ना कोई इस किस्म की बड़ी इमरान खान साहब फिडेल कास्ट्रो के बड़े दाई हैं, तरीके से धकेलेंगी क्यूबन रेजोल्यूशन के बड़े दाई हैं। और लोग जो है इन्होंने ये पार्टीज ने हाथ आजमाई नहीं हुई, तो हमारी ट्रेनिंग है जी, अच्छा चले ट्रेनिंग है। हम तो ठीक है, हम तो उसी दिन फॉर्म में आते हैं जिस दिन कोई चले आप भी फॉर्म में हो गए, राणा साहब भी फॉर्म में हो गए, एक बेशक करें। अच्छा डार साहब बात ये है, अब मैं तो बड़ी संजीदगी, कल से तो हमारी बात आया जी। अच्छा बात ये है डार साहब, आप हुकूमत के काबीना के मेंबरान हैं, अब क्या करें, मैं तो उनको अहमियत दे रहा, राणा साहब ने कहा जी आप इनको अहमियत क्यों देते हैं, पलवशा साहबा ने कह दिया कॉमेडी शो के लिए बातें ठीक है, लेकिन उनमें से किसी को बुलाते हैं ना। मैं क्या करूं, आते नहीं। आपने अब डार साहब को आगे कर दिया। नहीं, डार साहब बड़ा अच्छा दिफा कर लेते हैं, अभी आप देखेंगे, आप डार साहब से बड़े मुतासिर होंगे। अभी डार साहब बात यह है कि आपकी काबीना के मेंबरान को नजर आ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहा है, फारग भी सारे हो रहे हैं, यहाँ तो बड़े तगड़े हैं, जरदारी साहब भी और राणा साहब के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब भी, इनको तो कुछ नहीं लग रहा कि कोई पार्टी तितर बितर हो रही है। देखिए मुनीब, किसी भी ऐसी पार्टी का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, एक लीडरलेस पार्टी, और जिस MQM की उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपके सामने ही है, अल्ताफ हुसैन साहब के बाद MQM का क्या हाल हुआ है। तो हमारा मानना है कि जितने संगीन इल्ज़ामात और मुकदमात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे, PMLN की लीडरशिप पे, उस कॉन्टेक्स्ट में नज़र आता है कि ये लोग आने वाले दिनों में जब भी इनके मुकदमात के फैसले होंगे तो शायद बात की है। मैं तो समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब को खुश होना चाहिए, पंजाब की जो लीडरशिप है इनके हिस्से में आएगी, बड़ा माशाल्लाह इन्होंने परफॉर्म। राणा साहब देखे कैसे डिफेंड किया डार साहब ने, आप सकते थे बड़ा गैर संजीदा। नहीं देखे राणा साहब, आप मुतासिर होना चाहिए, डार साहब ने कैसा डिफेंड किया है। आप कह रहे थे डार साहब को हमने खामखा, उन्होंने जबरदस्त, उन्होंने तो मोहर लगा दी है जो बातें काबीना के मेंबरान ने की है। नहीं तो फिर अब डार साहब और क्या करें, अंदर से डार साहब ने डिफेंड ही करना है। अंदर से ये है कि पार्टी को या पार्टी के बंदे के मौक़िफ़ को डिफेंड तो करना पड़ता है। अंदर से राना सनाउल्लाह साहब खुश हैं। अच्छा, इनकी दिल की आवाज सुने ना तो खुश हैं, इसलिए कि बड़ी मेहनत की है, बड़े पुराने वर्कर हैं, मुझे याद है। अच्छा भाई बात मैं राणा साहब से 400 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, मुझे उनकी दिल की आवाज नहीं आ रही, वो आपके करीब बैठे हैं, आपने दिल की आवाज सुनी। मैं करीब बैठा हूँ ना, मुझे आ रही है, मुझे इस्लामाबाद में आ रही है। मुनीब, बात ये है कि जब जरदारी साहब से ये सवाल हुआ कि शायद आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसमें जो उनका रिएक्शन था या जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, या मियाँ नवाज शरीफ जब इस किस्म की कोई बात जब भी हुई है, यानी एक आदमी जो है वो लंदन में था, उसकी बीवी जो है वो बिस्तरे मर्ग पे पड़ी थी और उस आदमी ने वहाँ से वापस आके जो है वो जेल में बैठना कबूल किया, तो अब उससे तो बुरे हालात नहीं है ना। तो फिर जब उन्हें फिक्र नहीं है, वो इस कुर्बानी को देने को तैयार हैं, और पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की तारीख है कि आज तक कोई सियासी लीडर जो है वो जेल में डाले जाने से वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी सपोर्ट जो है वो बड़ी है। तो इसलिए फिर अगर वो तैयार हैं तो उनके जो वर्कर हैं, उनके जो साथी हैं,
हम तो बिल्कुल, बल्कि ये तो अब जिस किस्म का ये प्रोग्राम इनका बन रहा है, तो अब तो ये और लोगों को भी जो है वो इस जुमरे में लाना चाहते हैं। तो जितना ये ज़्यादा लाएंगे, जितना ये ज़्यादा इस बारे में पेशरफ्त करेंगे, उतना ही इनका अंजाम जो है वो करीब होगा। बट डार साहब, इसलिए हमें कोई इस बात की जो है वो फिक्र नहीं डार है। साहब, ये सारी एक बात मैं जी 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 राना साहब, एक बात मैं मुनीब ये मैं कर दूं। देखें, आसफ जरदारी साहब के मुतल्लक एक बात हम सुनते आ रहे हैं कि जी वो फलूदे वाले का अकाउंट निकल आया, रेडी वाले का निकल आया, छाबड़ी वाले का निकल आया, खोखे वाले का निकल आया, और उसके बाद यही हुकूमती वज़रा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और जिनसे आप बड़े मुतासर हैं, और आपके इस मुतासर होने को उन्हें हमें परेशान कर दिया है कि यार कोई बंदा ऐसा भी है जो इनसे मुतासर है। और राना साहब, अब वो वज़रा है, मैं क्या करूं? मैं उनकी बातों को ना संजीदा लूं, ये जो है, तो ये जो है, ये बाद में तसर ये देते हैं कि ये अकाउंट जो है जरदारी साहब के हैं। देखिए, ये डार साहब बैठे हैं, कारोबारी आदमी है, मैं ये दावे से कहता हूँ, वरना ये आए फैसलाबाद जो वहाँ पे हमारे सूत्र मंडी है, इनको अगर वहाँ से 550 अकाउंट ना पकड़ा जाए इसी तरह से, तो मुझे जो सज़ा दें। बात ये है कि अकाउंट पकड़ा गया, वो जाली है, वो मैनेजर किधर है? वो जो जिन लोगों ने दो ने इंट्रोड्यूस किया वो किधर हैं? ओ भाई, अगर आपने ये काम किया, उनको पकड़ेंगे तो फिर किसी के जुम्मे आगे लगाएंगे। राना साहब, तो जब आपने ये काम किया, अगले दिन आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री, नहीं सुन लें, नहीं मैं दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं मुल्क का दिफा कर रहा हूं। मैं ये आपको कह रहा हूं, अच्छा, कि अगर ये काम हुआ, अगले दिन आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री सारी बैठ जाएगी आप। अच्छा, चले ठीक है, ये सवाल वैलिड है। आई एम श्योर अगर जेआईटीज के ऊपर पहले नहीं चल रही, फिर आपने किस तरह से इसको आगे लेके जाना? सर, ये जेआईटीज के ऊपर आई एम श्योर जो फाइंडिंग्स हैं पता लगेगा। लेकिन डार साहब, एक बात है, सियासी अगर आपने मुझे जाली अकाउंट में पकड़ना है, तो फिर जाली अकाउंट जिसने खोला उसको नहीं पकड़ेंगे आप? बिल्कुल पकड़ना चाहिए राना साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, पकड़े, नहीं सारी दुनिया को पकड़ के आप अंदर कर दें, उसके बाद डार साहब बात ये है, ये सारी डेट्स वगैरह जो भी आ रही हैं, कोई कहता है 10 जनवरी, कोई कहता है मार्च, ये सवाल ये आता है कि यार होने दे। तो साहब, आप कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है, ये डेटे आपको कौन देता है? और ये डेटे कहां से आती है? मुनीब बात सुने, मुनीब बात सुने, वो हीर रांझा जो है ना, जी, उसमें उसने ख्वाहिश का इजहार किया था कि गलियां हो जान सुंजियां दे विच रांझा यार फिरे। अच्छा जी, और रांझा यार पे कोई नहीं सी फिरया, रांझा यार ही जड़ा है ना, और मिर्जा यार तो पूरी हिस्ट्री तबाह कर दी सारा साहब। मिर्जा यार जी सर, मिर्जा गलियां हो जान सुंजियां दे विच मिर्जा यार। डार साहब हमारे दोस्त हैं, मिर्जे होनी फारग होए सन। सर, और डार साहब को बोलने दे जरा थोड़ा सा। देखो मुनीब, पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस तो सारे ही करते हैं। राना साहब की निकालने, मंजूर वसान साहब पीपल्स पार्टी के, माशाल्लाह उनको तो ख्वाब आते हैं कि ये होने जा रहा है। तो हर पार्टी में पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करने वाले होते हैं, लेकिन इनके मुकदमात की डेट्स देखें, आप खुद भी कह रहे हैं फैसले आने वाले हैं। बात देखें मुनीब, मैं तो मीडिया के दोस्तों को ये सुजेस्ट करता हूं कि नैब के इशू पे मेरा ख्याल है आप बेहतर है कि एक नैब का तर्जुमान भी लिया करें प्रोग्राम में, ताकि वो बात कर सके जी कौन पकड़ा जा रहा है, कौन नहीं पकड़ा जा रहा। ये बात आती है जी कि गवर्नमेंट में कुछ लोग बैठे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे, फिर हमें उनसे बात है। तो इसलिए बेहतर है कि नैब तर्जुमान को ले और उसमें मुझे और पलवशा को, और देखें अगर हम उस कॉन्टेस्ट में कोई बात करते हैं, अभी राणा साहब ने कहा ऑफिशियल कौन से तर्जुमान को, जो मेरी बात सुने ना, अनऑफिशियल तो बैठे हैं। अभी मेरी बात सुने जरा मुनीब, राणा साहब ने अभी कहा प्रोग्राम के शुरू में जी के मियां साहब के हक में फैसला नहीं आने वाला, और हमें पता है जो फैसला आने वाला है। यही बात मैं करता ना, मैंने ये तो अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही होनी थी, उस्मान डार को पता है फैसला क्या आने वाला है, हुकूमत को पता है। अब राणा साहब अपनी स्टेटमेंट पे खड़े रहे, मैंने ये नहीं कहा, फैसला आना है। मैंने कहा है कि नाउमीद नहीं होना चाहिए, नाउमीदी गुनाह है, लेकिन हमें इंसाफ की तवक्को कम है। सर, आप कहते हैं ना आपको पता है क्या फैसला आना है, सजा की तवक्को है। देखें, समझते हैं कि इन्हें इंसाफ की तवक्को कम है, हम समझते हैं हमें फैसले की तो बात ही नहीं की। इनके मुकदमात को देखते हुए जितने संगीन मुकदमात, वो मुकदमात तो संगीन है ही नहीं डार साहब, मुकदमात तो संगीन है ही नहीं। ये जो मुकदमा इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है,
उसे हर आदमी जिसको थोड़ी बहुत भी ला की समझ आए उसे भी पता है कि उस मुकदमे में देखिए राना कोई साहब, चीज है नहीं। आपने खुद संगीन मुकदमात ये बनाए हैं इसलिए कि अगर आप मनी ट्रेल दे देते, मनी ट्रेल दी हुई है, मनी ट्रेल और क्या देनी से आपने यूटर्न ले वो लिया, मनी ट्रेल दी हुई है। लेटर से कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी सन 1971 में मुनीब, जो आदमी सन 1971 में जो है वो हैवी इंडस्ट्री का मालिक था, ये बाकी जो आज ये अरबपति बने हुए ना, टैक्स पूछे कितना इनके जो है ना अबाओ अजदाद उस वक्त जो है ना वो कोई 250 तनख्वाह ले रहा था, कोई 550 ले रहा था। ये अब अरबपति बन गए हैं। लेकिन जो उस वक्त अरबपति करोड़पति थे, उन्होंने दो फ्लैट नहीं, बट सवाल ये है पलवशा साहब, सवाल सिर्फ ये है कि चले पीपल्स पार्टी, राणा साहब कह रहे हैं कि मुकदमे में कुछ नहीं, बहरहाल फैसला अदालत का है। आप कहेंगे कि जेआईटी के अंदर कुछ नहीं, या जेआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये भी देखिए कि जेआईटी बनी कब, जेआईटी बनाई सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट होंगी, और जो बातें सामने आ रही हैं असल तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि जो बातें सामने आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए बड़ी खतरनाक है। उस वक्त आप किसको बुरदे इल्जाम ठहराएंगे? क्या आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जेआईटी बनाई उसने ठीक काम नहीं किया, उसने पीपल्स पार्टी के खिलाफ पूरा महाज बनाया? मियाँ साहब भी यही कहते रहे कि जेआईटी बायस थी, आप भी यही कहेंगे जेआईटी बायस थी, तो ये तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसी वक्त। देखिए, हम जो कहेंगे जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कुछ ना कुछ तो कहेंगे, ज़बान तो बंद नहीं हो सकती। और इस वक्त जो लगता है हुकूमत को आदत ये नहीं है कि वो एक रोबस्ट ऑपोजिशन को फेस करे, तो जब कोई बोलना शुरू हो जाता तो यहाँ से शोर उठना शुरू हो जाता करप्शन का। हम उस प्रोसेस ऑफ लॉ को बिल्कुल किसी तरीके से एवेड नहीं करे, उसको फेस करेंगे। लेकिन रियासत मदीना में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर उनकी अपनी बेटी भी चोरी के इल्ज़ाम में आई तो उनके हाथ वो काटने का हुक्म देते। यहाँ इस वक्त इस मुल्क में इंसाफ के दो निज़ाम चल रहे हैं। एक तरफ अलीमा खान साहिबा हैं, वो इमरान खान की हमशीरा हैं, और दूसरी तरफ आप किसी और की हमशीरा को पकड़ के अंदर करने की तैयारी कर रहे हैं। जब रियासत मदीना के हुक्मरान की आप हमशीरा का मामला आता है तो वहाँ ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई जेआईटी है, ना कोई सवालात हैं। अब इस निज़ाम के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने खड़े होने का फैसला कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस निज़ाम के खिलाफ हमने खड़े होने का असूली फैसला कर लिया है, और इसके लिए कुछ भी करना पड़ा। गिरफ्तारियां तो खैर कोई चीज नहीं है, जिन्होंने कोड़े खाए हैं, फांसियां ली हैं, उनके लिए गिरफ्तारी क्या चीज है? और ये मैं आपको बता दूं कि हम जवाब देंगे, बात नहीं, मुनीब मैं खत्म कर लूं 1 मिनट। हम जवाब जरूर देंगे, मगर आप उतने ही सवाल कर सकते हैं कि जितने अलीमा खान साहिबा से हुए, उतनी ही मनी ट्रेल पूछ सकते हैं जितनी उनसे पूछी, उतना ही आप अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं जितनी उनकी हुई, क्योंकि मुल्क में इंसाफ का निजाम बड़े और छोटे और सबके लिए यकसा होता है। राणा साहब फरमाएं सर। मुनीब, मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें पीटीआई जो है वो इस किस्म के मामलात पे कितनी तनकीद करती रही है। अब जो डीजी एंटी करप्शन है पंजाब के हुसैन असगर साहब, जी वो सुपरसीड हो चुके थे, 22 ग्रेड से वो जो है वो ड्रॉप हो गए थे। उनको आउट ऑफ द टर्न जो है वो उनको दिया गया है प्रमोशन, और प्रमोशन देने के बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से शहजाद अकबर साहब जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं, उनका इस किस्म का उनके साथ वादा किया गया है। और ये पिछले हफ्ते इमरान खान साहब जब गए हैं वहाँ पे तो इन्होंने उनके ज़ुम्मे लगाया, उसने खुद एक बड़े ऑनरेबल आदमी से, अपने दोस्त ऑफिसर से बात की है, उनके ज़ुम्मे लगाया कि जी कुछ और काम भी है, उनके ज़ुम्मे लगाया कि जी फैसलाबाद से राणा सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ ना कुछ निकालो। अच्छा, अब जब ये माइंड सेट होगा, इस तरह से जब बातें आगे चलेगी तो फिर क्या ये गवर्नमेंट फिर चलेगी? मेरा ख्याल है राणा इस तरह से अपोजिशन जो है वो क्या खत्म हो जाएगी? सर अपोजिशन वो कहते हैं नाराज दुल्हन है, मॉरली करप्ट, अखलाकी तौर पर सबसे कमजोर तरीन अपोजिशन है, ये हुकूमत का कहना है पाकिस्तान की तारीख की। अब वो अपोजिशन के पल्ले है ही मॉरली करप्ट नहीं, अपोजिशन को कह रहे हैं मॉरली करप्ट। ओ खुदा का खौफ करे, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इधर
और फवाद मॉरल साहब ने करप्शन तो है ही सारी इधर। फवाद साहब रोज किसी ना किसी ब्राथल हाउस में होते हैं यहाँ इस्लामाबाद में। अल्लाह रहम करे। ये बात फवाद चौधरी ने की है। जी उन्होंने कहा अखलाकी तौर पर बहुत कमजोर ऑपोजिशन सनाउल्लाह साहब के लिए फवाद चौधरी, मैं समझता हूं कि अगर आप मॉरल ग्राउंड्स पे जाएं तो ये खुदा की कसम ये गर्क हो सकते हैं। अच्छा इनके जो अमाल हैं। अरे चले अब और खास तौर पे फवाद चौधरी साहब जो हैं, जो उनका जो एक दमा जो है जहाँ पे गुजरता है ना, ये सारी चीजें जो है, ये मॉरल ग्राउंड पे हम जाते नहीं है। नहीं वो तो एक स्टेटमेंट है ना। मॉरल ग्राउंड पे हम डॉक्टर साहब कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब वो मामला कहीं और ही चला जाएगा ना। वो फिर बड़ी बड़ी टेपें आ जाएंगी सामने। अरे चले यार बात सुने, अल्लाह रहम करे। पलवश साहब, बिफोर वी कंक्लूड दिस, आज मीटिंग के अंदर जो आपकी पीपल्स पार्टी यहाँ पे तो लाइव स्टेटमेंट है, टेपों का तो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा चले, पलवश साहब, अख्तर मेंगल साहब से जरदारी साहब की मुलाकात हुई, इस हवाले से कोई बात अब क्या वाकई पीपल्स पार्टी करने लगी हुकूमत के इत्तेहादियों से जो कहा जा रहा है कि नाराज हो रहे हैं हुकूमत से, उनसे बात करेगी? देखिए क्यों ना करे, ये हर सियासी पार्टी का हक है। और हुकूमत बौखलाई ही उस दिन से है और ज़्यादा चोर 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 पकड़ धकड़ का शोर उस दिन से मिला है जिस दिन से अख्तर मेंगल साहब जाके मिले हैं और इनके अपने इत्तेहादियों ने वॉकआउट किया है और MQM ने इनके खिलाफ जो है हुकूमत के खिलाफ बयानात दिए हैं। अब अगर इनके अपने इत्तेहादी इनसे कंट्रोल नहीं होते या वो नाखुश हैं या इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि 4 वोटों के इधर उधर होने से इनका सांस ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसमें जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट कि कबल अज़ वक्त इंतखाब, जो इससे पहले इमरान खान साहब खुद कह चुके, उस पर इस हुकूमत की जो बौखलाहट थी वो देखने वाली थी। यानी कि अगर आप इतने मजबूत हैं तो आप क्यों घबरा रहे हैं भाई, आप अपना काम करें, आप उस स्टेटमेंट को कोई वजन ना दे उसकी तरफ। आपकी पूरी वुज़रा की फौज, जफर मौज और कैबिनेट, आप कहते थे कि आप वजीर आजम नवाज शरीफ की पूरी कैबिनेट उसका दिफा करने पे लगी है। आज आप देख लीजिए कि ये कैबिनेट क्या करने पे लगी हुई है। सुबह से लेकर शाम तक इनका एक एक वजीर नेगेटिव प्रोपेगेंडा, गालम गलोच, गंदी जुबान और ऑपोजिशन को डराने धमकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा ताकि इनकी कारकर्दगी छुपे। लेकिन आज की ही खबर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 35% गिरी है। 35 क्या आप ये समझते हैं कि $478 मिलियन जो गिरे हैं वो सवाल इन बातों में छुप जाएंगे? चाइना से रेमिटेंसेस जो कम हुई वो छुप जाएंगे, डबल डिजिट इन्फ्लेशन छुप जाएगी, लोगों की हालत जार छुप जाएगी, लोगों के झोंपड़ों में बुलडोजर जो चल रहे हैं वो छुप जाएंगे, नहीं छुपेंगे। मैं डार साहब आपका, जनाब राना सनाउल्लाह साहब आपका, बशा खान साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह के अपोजिशन के खिलाफ जो केसेस हैं, जाहिर बात है कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा अपोजिशन के लिए, जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि वो मजबूत खड़ी है और कायदीन भी मजबूत है, हुकूमत या किसी एहतसाबी इदारे से बिल्कुल खाइफ नहीं है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने क्या फैसला किया है, मरियम नवाज शरीफ कब मैदान में आएंगी और कब पार्टी की बागडोर संभालेंगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। 24 दिसंबर बहुत करीब है। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से 2 बाकी रेफरेंसेस के फैसले आने वाले हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने गुज़िश्ता रोज़ से एक बहुत बड़ा इजलास तलब किया। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुख्तलिफ अमूर डिस्कस हुए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या फ़ैसला किया है, मियां नवाज शरीफ साहब क्या उम्मीद रखते हैं इन रेफरेंसेस के हवाले से, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा एहसन इकबाल साहब, MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब फरमाइएगा, पहले तो ये कि मुस्लिम लीग नून का वोटर ये जानना चाहेगा या सपोर्टर भी, क्या फैसला क्या किया गया है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या फाइनली सियासत में दोबारा आ रही हैं, और क्या मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात कंफर्म है कि एहतसाब अदालत के फैसले उनके खिलाफ ही आएंगे? मुनीब साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ट्रायल हुआ है इससे पहले जो रेफरेंस केस था उसका जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद में ट्रायल हुआ और अब भी जो एहतसाब अदालत के अंदर ट्रायल हुआ है, इसमें इस पूरे अमल के अंदर पाकिस्तान के अवाम को ये बात बहुत अच्छी तरह पता लग गई है कि ये तमाम कार्रवाई इंतकामी और सियासी एजेंडे पर मबनी है। कोई ठोस सबूत जो कि नवाज शरीफ साहब को किसी करप्शन से लिंक कर सके,
अभी आप ये देखिए, फैसल वाडा साहब की आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 5 प्रॉपर्टियां लंदन के अंदर। अब पता नहीं उनका अगला क्या हिसाब है, पिछला कारोबार कब से है, उनका ख़ानदान कब से किस बिज़नेस के अंदर है। शरीफ फैमिली जो 1932 या 36 से कारोबार के अंदर है और जो 1970 में 22 ख़ानदानों में शुमार होता था, उसके अगर 2 फ्लैट निकल आए या उन्होंने 2 फ्लैट ख़रीदे हैं तो वो एक गुनाह कबीरा बन गया है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग के जिनका ना कोई पहले कारोबार था, ना आज तक किसी को पता है, उनके 5-5, 6-6 प्रॉपर्टीज है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो इंतकामी इस वक्त अमल चल रहा है उसकी आप सारी अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। तो इसलिए हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मेरिट्स हैं उनके ऊपर हमें यकीनन ये उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब इस रेफरेंस में ज़रूर बरी होंगे। लेकिन दिलचस्प बात है पार्टी के इजलास, ऐसे इकबाल साहब, दिलचस्प बात है कि आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ साहब बरी होंगे, लेकिन आप ही के पार्टी के और अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो भी कहते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा इंसाफ की उम्मीद नहीं है और फैसला तकरीबन पता ही है कि क्या आएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह, आप ये भी फरमाते हैं कि फैसल वाडा साहब की अगर प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़ाहिर बात है अगर वो सब्सटैंशिएट नहीं कर सकेंगे कि उन्होंने किस तरह बनाई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई आपके मुताबिक होनी चाहिए। बट मेरा सवाल ये है कि पार्टी के इजलास के अंदर जो फैसला हुआ, जब आप कहते हैं हंगामी सूरत हाल के लिए भी तैयार रहना चाहिए, किसी भी इंतखाबात के लिए भी तैयार रहना चाहिए, तो इसका मकसद क्या है? कौन सी हंगामी सूरत हाल है जो मुस्लिम लीग नून जिसके बारे में सोच रही है, समझती है कि हो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम हुकूमत में थे तो हमें इस बात का एहसास है कि हमसे ये ज़रूर गफलत हुई है कि हमने पार्टी की तंजीम साजी पे उस कदर तवज्जो नहीं दी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि हमें मुल्क के बहुत से मसले वरसे में मिले। तवानाई का बुरान बहुत शदीद था, मईशत बहुत बुरी हालत में थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। तो हम तकरीबन ये फायर फाइटिंग में सब लोग रहे, तो उससे पार्टी को काफ़ी तंजीमी तौर पे नुकसान हुआ। अब जबकि हुकूमत से हम बाहर हैं तो शहबाज शरीफ साहब, सदर मुस्लिम लीग नून और कायद नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि 2019 को मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी का साल के तौर पे मनाया जाएगा। नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी तंजीम की पूरी असर नौ जायज़ा लेकर इसको ठोस बुनियादों पे कायम किया जाएगा। और इस पे हमारे सामने जो रोड मैप है उसके अंदर हम पहले डिवीजन की सतह पे, फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर कन्वेंशंस करेंगे जिसमें वर्कर्स के साथ राब्ता करेंगे। सर, ये कैसे मुमकिन होगा जब अगर मियां नवाज शरीफ साहब फैसला अदालत ने देना है, लेकिन अगर वो जेल चले जाते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी जुडिशल कस्टडी में है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या सेंटर स्टेज लेंगी तो पार्टी की दोबारा तंजीम साजी होगी, या इन तमाम लोगों के बगैर ही आप समझते हैं तंजीम साजी हो पाएगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको याद होगा कि जब जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने पूरी शरीफ फैमिली को मुल्क से बाहर एग्ज़ाइल में भेज दिया और उनका ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून लिक्विडेट हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून लिक्विडेट नहीं हुई, बल्कि मज़ीद मजबूत हुई और उसके अंदर जो उसके कारकुन थे वो कुंदन बन के निकले उस आजमाइश। सर, एक बहुत बड़ा धड़ा काफ लीग बन गया ना मुकाबले में हम। सर, ये भी हुआ ना मुशर्रफ साहब उसके बावजूद आप देखिए आज वो काफ लीग किधर गई? वो काफ लीग जो है टाइम फिश हो गई और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ही रियल मुस्लिम लीग बन के इमर्ज की। तो आज हमारे पास बहुत ठोस बुनियाद मौजूद है। अब तो शरीफ फैमिली मुल्क के अंदर ही है, अगरचे वो अगर हिरासत में भी जाते हैं तो वो मुल्क के अंदर ही हैं, मुल्क फिजिकली अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए कोई ऐसा ख़तरा नहीं है कि कोई इंतकामी कार्रवाई जो है वो बहुत मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा अपसेट कर देगी। हम बल्कि ऑल द मोर ज़रूरी है कि साबित करें कि हमारी क़यादत की गिरफ्तारी से पार्टी की ताकत कम नहीं होती बल्कि वो ज़्यादा मजबूत होती है। कोई क्लियर बात मुझे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से नहीं बताई, क्या बिल्कुल ही डिस्कस नहीं हुआ कि वो सेंटर स्टेज लेंगी, वापस आएंगी? क्योंकि इल्ज़ाम ये लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब उनके लिए ऐलान मांग रहे हैं। ये शेख रशीद साहब कहते हैं ठीक है, आई एम श्योर हम उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते होंगे, बट आपने कोई बात वाज़ेह बताई नहीं। क्या बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ कि मरियम नवाज शरीफ दोबारा सेंटर स्टेज पर आएंगी? ये मीटिंग जो है ये इस हवाले से थी कि पार्टी की तंजीम साजी कैसे की जाए, पार्टी के दफातर को कैसे मुनज़्ज़म और फ़ाल किया जाए, पार्टी की मेंबर साजी कैसे की जाए। जहाँ तक पार्टी की क़यादत है और उसके जो 7 लोग हैं, जिसमें चाहे
हमारी सीनियर लीडरशिप है, हमारे कायदीन हैं, हर सतह पे वो पार्टी के साथ हैं, पार्टी की तमाम कार्रवाइयों में हिस्सा भी लेंगे और ले हैं। ये कोई ऐसी किसी को शामिल करने या निकालने की मीटिंग नहीं थी। इसका बुनियादी मकसद ये था कि पार्टी के ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए और मुल्क भर में मेंबर साजी की कैंपेन की जाए, जिससे कि हम लोगों को मुस्लिम लीग नून का जो तरक्की का एजेंडा है, जो हमारी कारकर्दगी है, आज देखिए तकाबली जायजा लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो कहानियां बनाई गई थी एक एक करके उनमें से हवा निकल रही है और लोग देख रहे हैं कि कारकर्दगी क्या थी और तकरीरें क्या होती हैं। Well, that's for the people to judge, sir. Towards the very end, मैं दोबारा allow me कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से क्या कोई फैसला नहीं किया गया कि वो कभी भी सियासत में अभी आएंगी या सेंटर स्टेज लेंगी, क़यादत नहीं होगी, तो क्या सिर्फ आप जैसे जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, वो लीड करेंगे या मरियम नवाज शरीफ का अभी तक आने का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है? येस और नो पे तो सर आप जवाब दे ही सकते हैं मुझे। नहीं है जी नहीं, वो बिल्कुल वो भी पार्टी के साथ हैं और वो यकीनन पार्टी की एक्टिविटीज़ में पहले भी हिस्सा लेती रही हैं, मुस्तकबिल में भी ज़रूर लेंगी। ओके, मैंने कि लेकिन आप समझ रहे हैं कि अभी तक इस मीटिंग के अंदर उनके हवाले से कोई बात नहीं हुई? नहीं, ये मीटिंग खालिसतन पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को मुनज़्ज़म करने के हवाले से की गई थी। इसमें कोई अभी ऐसा फैसला नहीं था कौन आएगा, कौन जलसे करेगा। ये था कि हम मेंबरशिप कैंपेन करें, पार्टी के ढांचे को मजबूत करें, डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे जाके तंजीमों को मजबूत करें और आवाम के साथ अपने राब्ते को और वर्कर्स के साथ राब्ते को मौसर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि इस मीटिंग जो ये मेलन की हुई, इसका फोकस ये था कि पार्टी की तस्दीम साजी की जाए। अहम मामला एक है हमारे सामने, ब्रेक के बाद से बात करेंगे। खारजा अमूर का मैदान है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश हुई। बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि पाकिस्तान ने पहले एक करारदाद आई, उसके हक में वोट दिया, फिर जाने क्यों यू टर्न लिया। लेकिन जब यू टर्न लिया तो ये ज़रूर कहा गया कि यू टर्न नहीं लिया गया, बल्कि एक तकनीकी खराबी की वजह से UN के सिस्टम ने पाकिस्तान का वोट गलत काउंट कर लिया। ये बात किस हद तक मुमकिन है, ये हमें बताएंगी ब्रेक के बाद सारा बिलाल साहिबा, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिरी बात है। खारजा अमूर के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पाकिस्तान की वजारत खारजा ही देती है, फॉरेन ऑफिस ही देता है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक करारदाद पेश की गई। इनफैक्ट ये करारदाद पहले से मौजूद थी, बहुत इसके ऊपर बहस भी हुई, लॉबिंग भी हुई और जो रुकन ममालिक थे उससे इसके ऊपर वोट करने के लिए कहा गया। अब तक तकरीबन 120 रुकन ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया है और ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद थी कि क्या कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर देना चाहिए। याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एक मॉरेटोरियम था, पाकिस्तान में भी कैपिटल पनिशमेंट पर पाबंदी थी, लेकिन जब APS का वाक़या हुआ 2014 दिसंबर में, उसके बाद 2015 में पाकिस्तान में सज़ाए मौत बहाल हुई। अब तक के करीब तकरीबन 500 दहशतगर्दों को सज़ाए मौत दी जा चुकी है। पाकिस्तान की रियासत का इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत तकरीबन 27 के करीब ऐसे जराइम हैं जिनकी सज़ाए मौत है। जब इस हवाले से वोटिंग की गई तो दिलचस्प बात सामने आई जिसमें पाकिस्तान ने इस करारदाद के हक में वोट दे दिया। जी हाँ, पाकिस्तान ने कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म करने के हक में वोट दे दिया। इसके टेक्स्ट के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान के फौजदारी निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से या किसी भी मुल्क के फौजदारी निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके हक में वोट दिया। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि फॉरेन ऑफिस ने फौरी तौर पर यह पोजीशन इसके ऊपर ली कि जो हमारा वोट है, यानी पाकिस्तान का वोट, वो अक़वाम मुत्तहिदा की तकनीकी खराबी की वजह से गलत तौर पर लिया गया, उसे गलत तौर पर अंडरस्टैंड किया गया या रीड किया गया। क्या वाकई वहां पर कोई हैंड वोटिंग होती है, हाथ उठाकर वोट किया जाता है, किसी डब्बे में जाकर वोट कास्ट किया जाता है, बताया जाता है, या ये इलेक्ट्रॉनिक लाइव वोटिंग होती है? इस बात का कितने चांसेस हैं कि वाकई वहां को टेक्निकल एरर होगा कि पाकिस्तान का ऑफ ऑल द कंट्रीज पाकिस्तान का ही वोट गलत काउंट किया गया? ये एक बहुत अहम मामला है जिसके ऊपर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपना मौक़िफ़ तो दे दिया और जो पाकिस्तान की जो मुस्तकिल मंदूब हैं उनके ऑफिस ने सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से भी उठा दिया। लेकिन
ये क्या शो करता है? क्या ये एक गलती थी जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा के टेक्निकल फॉल्ट के ऊपर डाल रहे हैं, या ये हमारी गलती थी? याद रहे कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इस हवाले से बहुत वेल प्रिपेयर्ड भी रहता है, लेकिन इस तरह की बात सामने क्यों आई और किस तरह होती है इन मामलात पर लाइव वोटिंग, ये जानने के लिए चलते हैं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं सारा बिलाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की। उन्हीं से जानते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है। सारा, सबसे पहले तो ये बताइए, अब ये हमारी फॉरेन ऑफिस का इसके ऊपर मौक़िफ़ आ गया है, एक तो पहले जरा ये बता दीजिए कि वोटिंग का अमल होता कैसे है? वंस ये रेजोल्यूशन टेबल होती है, क्या हाथ उठा के वोट होता है, लाइव वोटिंग होती है, किस तरह से होती है? देखिए, ये जो रेजोल्यूशंस होती हैं ये काफ़ी देर पहले से टेबल हुई होती है, इनके अराउंड लॉबिंग होती है, मेंबर स्टेट्स एक दूसरे के साथ प्रिपेयर करती हैं दूसरी डेलीगेशंस को कि आप इन फेवर वोट करें या इन ऑपोजिशन वोट करें या एब्सटेन करें। सो दिस इज़ अ वेल नोन रेजोल्यूशन, ये काफ़ी देर से वाज ऑन द टेबल, इट वाज बीइंग प्रिपेयर्ड। हमारा फॉरेन ऑफिस, आवर परमानेंट मिशन इन जिनीवा एंड आवर परमानेंट मिशन इन न्यूयॉर्क में बहुत एक्सपीरियंस्ड सफ़ीर हैं, वी आर नॉट अ वीक फॉरेन ऑफिस। सो इस रेजोल्यूशन की प्रेपरेशन के लिए दे वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड। दूसरी चीज़ है कि जो वोट होता है द डे ऑफ द वोटिंग, यू नो, वहाँ पे आप एक बूथ में जाके तो नहीं वोट करते, आप जनरल असेंबली में हाथ उठा के भी नहीं वोट कर रहे होते। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वोट, इट्स अ लाइव वोट। सो इट कुड बी दैट दे गॉट कंफ्यूज एंड दे प्रेस द रॉन्ग बटन। ये कभी 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 होता है, लेकिन फिर वो, आई मीन, प्रेसिंग द रॉन्ग बटन इज ऑन अस। वो अक़वाम मुत्तहिदा की टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, बट इट्स, मैं ये नहीं कह सकती कि असेंबली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं एक चीज़ पे बात ज़रूर कर सकती हूँ। ये जो रेजोल्यूशन थी, ये कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश करने के ऊपर नहीं थी। इसके अंदर जो, अगर आप इसकी टेक्स्ट पढ़ें तो उसके अंदर जो तमाम चीज़ें लिस्ट की गई हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको पाकिस्तान ने अपनी ट्रीटी बॉडी इम्प्लीमेंटेशन के साथ तस्लीम ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम सजाए मौत को कल ख़त्म कर देंगे अपने कानून से। हमारा फॉरेन ऑफिस तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया और हमारा वोट जो था वो मिस्टेकनली रीड किया गया है यूएन की तरफ से। ये ऑफिशियल पोजीशन है। हमने आज डॉक्टर फैसल साहब जो स्पोक्स पर्सन है उनसे रब्ता भी किया, उन्होंने कहा हमारी स्टेटेड पोजीशन यही है, ना हमारी पॉलिसी तब्दील हो रही है, इस पे पोजीशन पाकिस्तान की क्लियर है। सो यू नो, एक्चुअली आई मीन इट्स सैड कि, आई मीन, अगर आप सोचें तो 100 तकरीबन 200 ममालिक हैं जो यूएन जनरल असेंबली में बैठते हैं। अब उन 200 ममालिक ने या वोट इन फेवर किया या एब्सटेन किया या अपोज किया। अब ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ पाकिस्तान का ही बटन खराब होगा? शायद हो गया हो। मेरा मौक़िफ़ यहाँ पे ये है कहना कि इस रेजोल्यूशन को, चले अगर गलती से बटन प्रेस हो गया या टेक्निकल फॉल्ट, यू थिंक इट्स अ यू टर्न, या ये कोई सोचे समझे तरीके से किया गया होगा, या कोई चेंज ऑफ थॉट हुआ, या उस वक्त कुछ गलत हो गया, बाद में रियलाइज किया कि गलत हो गया? मे बी कंफ्यूज हो गए, मे बी इस तरह हो गया, बट होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये रेजोल्यूशन इज इन लाइन विद आवर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर चले हो भी गई तो आई वुड हैव होप्ड कि हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारी हुकूमत, नया पाकिस्तान, तरीके इंसाफ, इस रेजोल्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं है जो इंसाफ के खिलाफ जाती है। और ये उन्हीं चीज़ों को अफर्म करती है कि अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप ठीक कीजिए। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसमें एज पे जाके, सबसेक्शन एज पे जाके उन्होंने कहा है कि आप मॉरेटोरियम एस्टैब्लिश करें विद अ व्यू टू एस्टैब्लिशिंग अ मॉरेटोरियम। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल एस्टैब्लिश कर दें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दें। लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें हैं आर थिंग्स दैट वी आर ऑब्लिगेटेड टू डू, जो हमारी इस्लामिक लॉ में भी है, जूरिस्प्रूडेंस में, जो हमारे कानून में भी है, जो हमारी ट्रीटी ऑब्लिगेशंस में भी है। चले गलत बटन प्रेस हो गया, गलत वोट हो गया, वी शुड हैव सपोर्टेड दिस, दैट वुड हैव बीन राइट। अब हमने एक विन को लेके कि we have moved from states like Malaysia and 4 other states. We have moved out of the isolationist bloc जो 35 countries का था। For once हम दुनिया के साथ चल रहे थे, वो हमने निकाल के हम फिर अपने वापस चलेंगे, and it makes us look worse. बहुत शुक्रिया सारा बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक अहम मामला पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ आ चुका है, लेकिन सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जब इतने मंजे हुए और एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं तमाम अरकान के बीच में, तमाम रुकन ममालिक में, क्या पाकिस्तान का ही वोट ऐसा था जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गलत तौर पर लिया गया? एक सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले दिनों में हमें मिले। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।